ठीक है। तो सिलेबस कहाँ है? यहाँ तो हमने अभी क्रिटिकल कांस्टेंट वंडरवाल कांस्टेंट के साथ रिलेट भी कर दिया। अब जो बचा है वो हमको लगता है आज ही खत्म हो जाएगा, है ना, गैसेस स्टेट। तो आपका द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स है, ठीक है। उसी उसी में जो है कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स को ही हम लोग देखेंगे, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट से देखेंगे। फिर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज है, आरएमएस, एवरेज, प्रोबेबल, है ना, ये सब वेलोसिटीज है। और मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के रिलेट में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स देखते हैं, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, ठीक है, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, करेक्ट। तो इसके अनुसार क्या है एक्चुअली, ये और जो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है दोनों पैरेलली चलते रहता है। तो जैसे फिर वही होगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम किसी गैस इक्वेशन की बात करेंगे तो जो रियल गैस इक्वेशन है वो तो हमारा हाइपोथेटिकल है, जो लेकिन जो वास्तविक में है हमारे पास, तो वो वंडरवाल गैस इक्वेशन है जो कि रियल गैस के लिए होता है ना। जैसे CO2 N2 जो भी हमारे आसपास में गैस है उसके लिए जो इक्वेशन फॉलो करता है वो वंडरवाल गैस इक्वेशन है ना। तो वंडरवाल गैस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। वंडरवाल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसके फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में। किस फॉर्म में? रिड्यूस फॉर्म में। और जब एक दूसरे के साथ रिलेट करे तो उसी को कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, एक दूसरे के पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स हुआ, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जैसे वंडरवाल इक्वेशन अगर हम लोग देखते हैं तो वंडरवाल इक्वेशन में क्या है, P प्लस A बटे 1 मोल गैस के लिए V स्क्वायर और फिर V माइनस बी इक्वल टू RT। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स है, ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। लेकिन जो ये लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स में जो रिड्यूस फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ऐसे बनाना है हम लोगों को नए तरीके से, ताकि कोई भी कांस्टेंट टर्म इसमें मौजूद ना हो, ना A रहे ना B रहे। तो आप कहेंगे कि सीधे ये लिख दीजिए PV इक्वल टू RT 1 मोल गैस के लिए। लेकिन ये तो हमारा आइडियल गैस के लिए हुआ ना, जो कि हमारे पास सिर्फ हाइपोथेटिकल है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास मौजूद क्या है, हमारे पास मौजूद है रियल गैस, और रियल गैस का इक्वेशन हमारा ये है। लेकिन जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है उसमें हमारा ये कांस्टेंट नहीं करना है, क्योंकि जब कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, हर गैस के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन का A वैल्यू अलग होगा, B वैल्यू अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए A वैल्यू अलग होगा, B वैल्यू अलग होगा, कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। लेकिन जब इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो सब गैस के लिए बराबर होगा वो रिड्यूस्ड फॉर्म का जो इक्वेशन है ना, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो देखते हैं इसको किस तरह से किया जाए। तो सारे को जो है, जैसे हमारे पास कौन कौन सा टर्म है, इसमें क्या क्या टर्म लिख रहा है, एक प्रेशर टर्म, दूसरा वॉल्यूम टर्म, और तीसरा टेम्परेचर टर्म। इस तीनों को रिड्यूस फॉर्म में लेके आएंगे तो हमें ये इक्वेशन बनाने में हेल्प हो जाएगा, है ना, ताकि हम इस कांस्टेंट को हटा सके। तो हम इसको अगर P है तो इसको हम लिख देंगे कि इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, PR P रिड्यूस्ड फॉर्म, VR V रिड्यूस्ड फॉर्म, TR T रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना। तो रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, है ना। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, और ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। तो अब हम लोग देखते हैं, तो जैसे अगर हम बोलेंगे P रिड्यूस्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए P नॉर्मल बटे क्रिटिकल प्रेशर। जब नॉर्मल प्रेशर को, जो जो आपका नॉर्मली प्रेशर है इसका, मतलब जो भी गैस रखा हुआ है उसका जो नॉर्मल प्रेशर आप उस कंटेनर में दे रहे हैं, उसको अगर उसके क्रिटिकल प्रेशर से अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो रिड्यूस प्रेशर में आ जाता है। उसी तरह से रिड्यूस वॉल्यूम क्या आएगा, अब आप आराम से कर सकते हैं, वॉल्यूम बटे क्या करना होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना। उसी तरह से अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे, रिड्यूस टेम्परेचर की बात करेंगे, तो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। तो ये रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर के बारे में हमारे पास आ गया। अब इसको और फॉर्म में लेके आइए, क्योंकि हमको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो क्योंकि ये हटाना है, यहाँ से हमको ये P को हटाना है, ना कि PR हटाना है या PC हटाना है। तो यहाँ से V को हटाना है, यहाँ से V को हटाना है, यहाँ से T को हटाना है। तो कैसे करेंगे इसको, इसको P इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, PR
पीसी, मतलब रिड्यूस फॉर्म एंड क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर हो जाएगा। वैसे ही V बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ पे VR, V क्रिटिकल टेम्परेचर, वैसे ही टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, TR TC। ठीक है, समझ में आ गया, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, एकदम इजी है यहाँ तक जो हम लोग पहुंचे हैं। अब इस वैल्यू को, इसका P, इसका V और इसका T जो वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वंडर वाली इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो किस तरह लगेगा, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में फिर से इक्वेशन को लिखते हैं ताकि आप कुछ सीधे रिलेट कर सके उसको कि कैसे होगा। P प्लस A बटे V स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर टर्म, वॉल्यूम V माइनस B, ये वॉल्यूम टर्म हो गया, और इक्वल टू RT। ये 1 मोल गैस के लिए है ना, दिमाग में रखिएगा। अब इसको हमको क्या करना होगा, चेंज P के लिए क्या था हमारा, देखिए एक कोई PRPC है ना, मतलब रिड्यूस प्रेशर एंड क्रिटिकल प्रेशर, ये P के बदले में ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस A बटे नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले, इसके वॉल्यूम के बदले में VR का स्क्वायर और VC क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम के बदले में क्या लिख सकते हैं, VR VC माइनस B है ना, और RT के बदले में क्या लिख सकते हैं, TR और TC। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया यहाँ पे कैसे इसको चेंज करना है। अब इसमें क्या करना होगा हमको, अब हमारे पास इसमें और कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, A और B टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन A और B टर्म को रिप्लेस ना करते हुए ये PC को हटा सकते हैं, VC को हटा सकते हैं और TC को हटा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है। जैसे PC हमारे पास क्या था, A बटे 27B स्क्वायर है ना, हमारे पास था VC बराबर क्या आया था हमारे पास, 3B, और हमारे पास था TC बराबर क्या था हमारे पास, 8A बटे 27RB। ठीक है, ये था। तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को अगर हम लिख दें, है ना, कि अगर हम इस टर्म को रीअरेंज करें, है ना, फिर इसको सॉल्व करें जो भी ये करके, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, PR प्लस 3 बटे VR का स्क्वायर है ना, और इधर आएगा 3VR माइनस 1 इक्वल टू 8TR। ये हमारा फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म का जो है इक्वेशन होगा, है ना। ये रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसी को कहते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे इसको, है ना। और इसमें हम जाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन पहले हम यहाँ पर इसलिए स्टॉप हो जाना चाहते हैं क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कर दिया। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ इसका मतलब इसके नेक्स्ट लाइन को हमको याद कर लेना होगा, A और B को हटा के, ऐसा नहीं। ये और ये टर्म को डालेंगे तो अपने आप वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक बार आप कह दीजिए कि वो हम कर दें या आप कीजिएगा, जैसा आप कहिएगा। अगर आप कहेंगे कि हम करना है, हमको करना है, तो हम कर देंगे, अगर आप कीजिएगा तो आप कर देंगे, है ना। ओके, सिर्फ एक ही आए हैं, चलिए मैं कर देता हूं। देखिए क्या है, वैल्यू को बैठाइए, इस इक्वेशन को यहाँ लेके आते हैं। ये फाइनली यहाँ तक हम लोग पहुंचेंगे, है ना, तो पी आर रहेगा। ठीक है, PC के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिखिए, क्या है, A बटे 27B स्क्वायर, है ना, फिर प्लस A बटे VR का स्क्वायर हो गया, लेकिन VC का स्क्वायर जो है वो VC क्या है, 3B, तो 3B का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर VR तो VR ही रहेगा, VC क्या है हमारा, 3B रहेगा माइनस B इक्वल टू R, TR ही रहेगा। TC के बदले में क्या आ जाएगा हमारा, 8A बटे 27RB। फिजिकल का यही मजा है कि आप उसको सॉल्व करते जाइए, कभी गलती नहीं होगी। यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेने के पहले एक काम करना होगा, अगर ये 9 करेंगे, अगर सॉल्व करते हैं, चलिए, PR 27B स्क्वायर प्लस A बटे VR का स्क्वायर, है ना, रिड्यूस वॉल्यूम का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 9B स्क्वायर। लेकिन यहाँ 27 है, बाहर निकालने के लिए इसको 27 करना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को पता है क्या क्या करना होता है ना, ये 3B माइनस B इक्वल टू RTR 8A बटे 27RB। यहाँ भी 27 है, तो हम इसको 27 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 बटे 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो काटेंगे तो ये 1 ही हुआ है ना, तो इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नया इक्वेशन हमारा क्या बन के आएगा, PR A बटे 27B स्क्वायर प्लस
ए आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब आप उस दोनों ऊपर नीचे काट करके 1 आ सके, है ना। ऐसा नहीं कि जब आपको मन किया नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर नहीं किया, तो इसमें आपका वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, है ना। लेकिन जब 3 और 3 के साथ दोनों जगह में डिवाइड कर दीजिएगा तो कोई वैल्यू घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर में 3 है तो ये आप हो जाएगा 3a, है ना। नॉर्मल अब ऊपर तो 3a हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा वी आर स्क्वायर और 9, है ना, 3 27b², है ना। तो यहाँ पर अब देखिए a बटे 27b² बाहर निकाल सकते हैं ना। अब इस टर्म को भी हम लोग सजा लेते हैं, वी आर यहाँ 3b है और यहाँ पर -b है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, b को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो निकालेंगे -b, नेक्स्ट स्लाइड में निकाल देते हैं, आर टी सी नहीं होगा, टी आर 8a बटे 27rb। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। उधर हम सबसे पहले तो इसको बाहर निकालते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा पी आर माइनस 3 बटे वी आर, ये वाला आ जाएगा, पी आर माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस है, तो पी आर और ये प्लस रहेगा और 3 बटे वी आर स्क्वायर ही बच रहा है ना, क्योंकि a बटे 27b² और a बटे 27b² को हम कॉमन के बाहर निकाल देते हैं। देखिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। a बटे 27b² को बाहर निकाल दिए तो बचा क्या, पी आर प्लस 3 बटे वी आर स्क्वायर, यही बचा। देखिए a बटे 27b² यहाँ से निकला और a बटे 27b² यहाँ से निकल गया, तो यहाँ 3 बटे वी आर बचा और यहाँ पी आर बचा, तो वही किया हमने। अब नेक्स्ट जो है यहाँ से हमको कॉमन निकालना होगा, क्या यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, b को कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो b को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, वी आर बी माइनस b को निकाल लीजिएगा तो 3vr-1, 3vr-1 हो रहा है ना। तो जब हम b को कॉमन निकालेंगे तो 3vr-1 होगा और b बाहर निकल गया कॉमन, ठीक है। इक्वल टू, है ना, चाहे इसको यहाँ कॉमन निकाल के रखिए, इसको आगे भेज दीजिए, एक ही बात है, लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, सीधे देखिए। अब बचा क्या, आर टी आर और इधर बचा आपका 8a27rb, है ना। तो 8a27rb। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटे 27b² और ये b को आगे लेके आ जाइए क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कहीं भी जा सकता है ना, इंटू b, पी आर प्लस 3 बटे वी आर स्क्वायर। हम एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, नहीं तो हम एक ही बार में कटन करके निकाल सकते हैं इसको, इक्वल टू आर टी आर 8a बटे 27rb, है ना। अब देखिए ये b और इसका स्क्वायर कट गया, बचा क्या a बटे 27b, ठीक है, पी आर प्लस 3vr² और 3vr-1 इक्वल टू आर टी आर 8a बटे 27rb। बोल बोल के करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी हो जाएगा। हम यहीं से काट सकते हैं सीधे, ए कट जाएगा 27 बी कट जाएगा, है ना, आर और आर, ये आर और ये आर को तो अभी काट दीजिए, है ना, सामने में। अब देखिए ऐसे नहीं काटेंगे, हम उधर ले जाकर ही काट देते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे कट गया। सबके लिए नहीं होगा, मैक्सिमम को तो पता है कि कैसे होगा, लेकिन कुछ कुछ के लिए हम मान के चलते हैं कि मतलब सबको लेके चलने का मतलब है कि सबसे नीचे लेवल से चलना है ना, तो इसलिए ये हो गया इक्वल टू। आप इसको उधर ले जाएंगे, पहले तो इस वैल्यू को लिख लेते हैं, क्या है 8a ऊपर यही बचा, नीचे में क्या बचा 27b बचा, मल्टीप्लाई जो नीचे में है वो इक्वल टू के उधर जाता है तो ऊपर चला जाता है 27b, और जो ऊपर रहता है वो इधर नीचे आ जाता है, तो a और a कट गया, 27 कटा, b कटा, बचा क्या 8tr। देखिए वो इक्वेशन आपका रिड्यूस्ड इक्वेशन फॉर्म में आया, पी आर प्लस 3 बटे वी आर स्क्वायर 3vr-1 इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 8tr, और तो कुछ नहीं बचा 8tr। ये इक्वेशन देखिए वही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे बनाए, है ना, पी आर प्लस 3vr² और 3vr-1, सॉरी उसके बाद कहाँ गया 8tr, है ना, तो 8tr। तो ये आपका क्या हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना, रिड्यूस्ड इक्वेशन अब स्टेट हुआ। ये समझ में आया। हम चाह रहे थे कि आप इसको सॉल्व करते, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर दिए, है ना। तो जब भी ये एक स्टेप में भी लिखा हुआ रहेगा ना, क्योंकि ये टाइम को बचाने के लिए होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे लास्ट क्लास में भी हमने किया था, वैल्यू को बैठा करके निकाल दिया, तो जब इस इक्वेशन से यहाँ आया है तो आप इस वैल्यू को बैठाएंगे तो इजीली निकल जाएगा। अब आप हमको बताइए, ये जो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने बनाया है, इसमें कहीं भी ए या बी है? कहीं भी ए नहीं है, कहीं भी बी नहीं है, जो भी है मेरा वो कैलकुलेटिव है और वो सबके लिए समान होगा। सिर्फ रिड्यूस्ड प्रेशर है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम है और रिड्यूस्ड टेम्परेचर है, उसके अलावा और कोई ऐसा चीज नहीं है जो गैस टू गैस चेंज होगा, ठीक है, समझ में आया। कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं, है ना, तो डिपेंड करेगा इस पे
आप निकाल लीजिए। अब आपको पता है पीआर कैसे निकालते हैं, है ना, रिड्यूस प्रेशर है तो प्रेशर बटे क्रिटिकल प्रेशर। वॉल्यूम, रिड्यूस वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम बटे क्रिटिकल वॉल्यूम। टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, तो टेम्परेचर बटे क्रिटिकल टेम्परेचर। उस वैल्यू को निकाल करके आपको इस फॉर्मूला में बैठा के सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका हो गया। अब इसके बारे में जो जानकारी लेना है वो हम देखते हैं कि क्या लेना है ना। ये रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट है ना। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अगर आपको पूछेगा कि ऐसा कोई गैस लॉ में इक्वेशन है जहां पर कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, जिसमें हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट कर सके, तो हाँ वो है, कौन सा है, तो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो ये हमारा है जहां पर हम वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं बिना किसी कांस्टेंट टर्म के, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन में भी हम बिना किसी कांस्टेंट टर्म के कर सकते हैं, लेकिन वो आइडियल गैस के लिए। लेकिन जब रियल गैस की बात करेंगे तो ये एक इक्वेशन है जहां पर हम लोग कर सकते हैं, और ये एप्लीकेबल है सारे गैस के लिए, ये ऑल गैस के लिए, है ना, ये एप्लीकेबल है ऑल गैस के लिए, ठीक है, सब जितना तरह का भी गैस है सबके लिए, ठीक है। अब जो नेम ये आ रहा है मेन, इसको हम लिखते हैं, इफ टू गैसेस हैव द सेम, है ना, वैल्यूज ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर। अगर किसी दो गैस, मान लेते हैं क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लेते हैं क्लोरीन गैस है हमारे पास और हाइड्रोजन गैस है, इस दो गैस के लिए अगर इसका रिड्यूस्ड प्रेशर, है ना, पी आर, एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर टी आर अगर सेम है, तो मान के चलिए इसका जो वॉल्यूम होगा, रिड्यूस वॉल्यूम, वो भी सेम होगा, है ना। तो दे विल हैव द सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम, है ना, सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम। तो इसका मतलब हो गया कि जरूरी नहीं है कि रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड टेम्परेचर ही सेम हो। अगर मान लेते हैं किसी का रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम सेम है, तो उसका रिड्यूस्ड प्रेशर भी सेम होगा। अगर मान लेते हैं किसी का रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड प्रेशर सेम है, तो उसका रिड्यूस्ड टेम्परेचर भी सेम होगा, है ना। रिड्यूस्ड टेम्परेचर रिड्यूस्ड प्रेशर का रिलेट हो रहा है, ये डायरेक्ट प्रेशर टेम्परेचर का नहीं कर दिया जाएगा। किसी का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, है ना। रिड्यूस्ड प्रेशर अगर सेम है, रिड्यूस प्रेशर एंड मतलब दोनों, किसी दो गैस का रिड्यूस प्रेशर सेम है, किसी दो गैस का रिड्यूस टेम्परेचर सेम है, तो उस दो गैस का रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी आपका जो है वो सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। और इसी स्टेटमेंट को, जो अभी हमने यहां से यहां तक लिखा, इसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। क्यों लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट? क्योंकि जो ये स्टेट है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, किसी दो को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो तीसरा भी हमारा इक्वल हो जाता है पार्टिकुलर दो गैस के लिए। इसका मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो ये एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ना, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट हुआ। तो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट कहां से निकला हमारा, ये रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसको लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट नहीं कहेंगे, ये हमारा हो गया रिड्यूस्ड इक्वेशन स्टेट। क्लियर रहिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको मिल जाएगा वहां, आपको रिकॉल हो जाएगा। जब ये सब वीडियो आप बार बार देखिएगा, तो जब आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा वहां पे आपके लिए हो जाएगा। आपको अगर नोट्स नहीं बनाना है तो मत बनाइए, लेकिन जो यहाँ पर है उसको बार बार एक मूवी की तरह सुनते रहिए, बस कान में लगा के, है ना। जब 4-5 बार एक ही चीज को सुनेंगे, आपको वहां पे तो लिखना नहीं है आंसर, वहां आपको ऑब्जेक्टिव देगा, 4 ऑप्शन देगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में रिकॉल हो जाएगा कि यहाँ का यहाँ होगा, है ना। जैसे एक मूवी देखते हैं तो क्या होता है, सब चीज याद रहता है, कहाँ क्या है, कौन सा पेड़ में चिड़िया बैठा था, कौन कहाँ उड़ा था, है ना। तो उसी तरह उसको बार बार देखेंगे तो यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, करेक्ट। तो अब जो है इसको दिमाग में रखिएगा, ये आपका लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट नहीं है, ये रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है। हाँ, इसके थ्रू जब किसी दो गैस का हम लोग क्या करते हैं, अगर उस दो गैस का रिड्यूस प्रेशर सेम है, रिड्यूस टेम्परेचर सेम है, तो उसका रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम होगा, इसी को लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं कि किसी दो गैस का अगर रिड्यूस्ड वॉल्यूम सेम होगा, रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम होगा, तो उसका रिड्यूस्ड प्रेशर भी सेम होगा। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं ना। तो यही है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट, और कुछ इसमें नहीं है, है ना। तो ये लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा
उसमें अब हमारे इसमें बचता क्या है सिलेबस में, सिर्फ बच रहा है हमारा वेलोसिटीज, आरएमएस वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटीज, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, है ना। तो ट्राई इसको हम करेंगे आज ही खत्म कर देने का, ठीक है। तो यहां तक में कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, है ना, ताकि हम इसको खत्म कर दें आज गैसेस स्टेट को। और कोई डाउट रहेगा तो कल हम वो डाउट क्लास लेंगे, अदरवाइज जो है हम कल आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, है ना, जो कि आपका यूनिट में जो है यहाँ पर, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ फिजिकल होगा तो आप लोग भी बोर हो जाएगा, तो एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, वैसे करके खत्म करेंगे, है ना। तो गैसेस स्टेट के बाद नेक्स्ट इनऑर्गेनिक जो आता है वो आपका यूनिट नंबर 7 आ रहा है, मतलब जो ये सिलेबस है जेएसएससी ने दिया है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 7 में जो है इनऑर्गेनिक शुरू हो रहा है, जहां पर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। तो थोड़ा लंबा चैप्टर है, लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसी को शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक के बाद हम लोग वापस ऑर्गेनिक में जाएंगे, फिर इनऑर्गेनिक फिजिकल में जाएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग शुरू कर देंगे डिले नहीं करके, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा संडे में, संडे को सिर्फ गैसेस स्टेट से ही रहेगा, है ना। और टाइम थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी रहेगा, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड में है, हम लोग जो है वेलोसिटीज पढ़ेंगे, डिफरेंट वेलोसिटीज, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और आपका क्या है मैक्सवेल का मतलब मोस्ट प्रोबेबल है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज तो आपको निकालने आता है, जितना भी वेलोसिटीज है उतना डिवाइडेड बाय n कर दीजिए, एवरेज हो गया। रूट मीन स्क्वायर में सबका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, है ना, और अंडर रूट रहेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल आपको समझना है कि क्या है, बाकी दोनों तो आप देखते आ रहे होंगे, है ना। इसको हम हेडिंग डालते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। इसी के अंदर में सब आ जाएगा आपका, जो ये वी एमपी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वी एवरेज, सब आ जाएगा इसी के बीच में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स है, इसमें क्या है, जो स्पीड्स है मॉलिक्यूल का वो कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर, अगर मान लेते हैं कि ये आपका बॉक्स है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको जितना अच्छे से समझिएगा बाकी सब इजी हो जाएगा आपका, ये सब निकालने में बहुत इजी हो जाएगा, ना। मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल का स्पीड और इस मॉलिक्यूल, मतलब मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, क्या दोनों मॉलिक्यूल का स्पीड सेम होगा? नहीं होगा। हो सकता है कि ये जा रहा है स्पीड से, इसके साथ टकराया तो ये जो फिर वापस किस स्पीड से जाएगा वो किसी को नहीं पता, है ना। वैसे ही ये गया, ये इसके साथ टकराया, फिर वापस किस स्पीड से भागेगा वो किसी को नहीं पता। तो हो सकता है स्पीड घटेगा, बढ़ेगा, है ना, ऐसे करेगा वो। तो कभी भी जो है ये स्पीड एक जैसा नहीं रहेगा सभी मॉलिक्यूल का, तो ये हमेशा जो है कंटिन्यूअसली क्या होगा, चेंज होते रहेगा। जो स्पीड है इसका ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल से भी टकराएगा, ठीक है। लेकिन जो नेट रिजल्ट है स्पीड का, है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब जब उसका एवरेज निकालेंगे किसी एक, मतलब यही मॉलिक्यूल का, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड, फिर वॉल में टकराने का स्पीड और फिर वापस यहाँ जाने का स्पीड जो है वो का अगर एवरेज निकालेंगे वो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे कितना बार भी कोलिजन, अगर 3 के 4 बार लेकर के आपने एवरेज निकाल लिया और वो 6 बार कोलाइड कर रहा है, तो छठा बार का भी जो एवरेज आएगा वो उसी के रिस्पेक्ट में आएगा, वो चेंज नहीं होगा, कभी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। लेकिन जो उसका मोस्ट प्रोबेबल आरएमएस और एवरेज वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हो गया जो कि उसका वेलोसिटी स्पीड है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन कब, जब हम उसका एवरेज निकालेंगे, है ना, ठीक है। समझ में आया? तो इसी तरह से हम लोग उसको निकालते हैं। तो अब सीधे जाते हैं, हम उसका जो ग्राफ है उसको प्लॉट करते हैं, तब और अच्छे से डिस्कस हो पाएगा, है ना, क्योंकि बिना ग्राफ का हम आप भी समझ में नहीं आएगा और हम भी क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, सीधा एक्चुअली कहीं बना रहे हैं कहीं पे, है ना, इसीलिए कोई बात नहीं। ये हो गया। तो इसमें जो 2 कोऑर्डिनेट है, ये आपका जो हो गया स्पीड का हो गया u, है ना, और ये हो गया आपका, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ये हो जाता है 1/n और dn/du,
एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो इधर आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स है ना, और इधर उसका स्पीड है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद स्पीड है ना, ये फ्रैक्शन निकाल रहे हैं क्योंकि 1/n है और dn/du है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो ये क्या है हमारा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस क्या है, स्पीड का ये ग्राफ हमारा बन रहा है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का ग्राफ हम बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो वैल्यू, इसको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये है क्या। जो ये 1/n dn/du है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/n, इसको लिख सकते हैं 1/du dn/n। अब देखिए ये फ्रैक्शन जैसा लिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ स्पीड, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो फ्रैक्शन हो गया कि कितना नंबर मॉलिक्यूल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक तो होता है ना कि टोटल नंबर, मान लेते हैं 1000 मॉलिक्यूल में कितना नंबर इस स्पीड के साथ गया, कितना नंबर इस स्पीड के साथ गया, कितना नंबर इस स्पीड के साथ गया, अभी ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ स्पीड में हमने ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकाला है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का हम लोग इधर लेते हैं, ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डी एन क्या है, बस थोड़ा सा मॉलिक्यूल जो है, तो जब थोड़ा सा मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं 1000 मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल इस स्पीड को कैरी करना, तो 5/1000, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुआ है ना। तो हम लोग ऐसे ही फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। और स्पीड रेंज इसका क्या है, u टू u प्लस du है ना, ये पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्टेप, तो u से u प्लस du तक जा रहा है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए मॉलिक्यूल है ना, क्या प्रोबेबल है मॉलिक्यूल के फाइंड होने का किसी स्पीड के बीच में, तो वो हो जाएगा आपका u एंड u+1 है ना, मीटर पर सेकेंड, ये 1 है ना, u+1 मीटर पर सेकेंड। u और u+1 मीटर पर सेकेंड के बीच में ही आपका उस मॉलिक्यूल को मिलने का चांसेस है। और ये आपका टेम्परेचर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे हम ट्राई करेंगे सही से बनाने का, है ना, तो एक हो गया आपका, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमको ये एक्चुअली बनाना था क्या, जो ये कर्व है ये पैराबोलिक बनाना था, हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो मान के चलिएगा ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक में क्या होता है, ऐसे उठता है और ऐसे जाकर के ऐसे होता है, मतलब इस तरह से उठता है ना। और हाइपरबोला कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो ये पैराबोलिक है ना, तो ऐसे मान के चलिए कि हम पैराबोलिक बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये एक हो गया। तो ये मान लेते हैं टेम्परेचर T1 में इस तरह से मूव कर रहा है। तो अब ये है क्या, हम समझा देंगे अभी तुरंत आपको। और दूसरा जो है, ये ठीक है, तो ये T2 में ये ऊपर जाएगा, है ना, ये ऊपर है। तो टिप पोजीशन ये है, इसका टिप पोजीशन ये है, ठीक है। ये इसका टिप पोजीशन है, ये इसका टिप पोजीशन। अब इस ग्राफ से हम लोग क्या देखेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये सब क्या है, इस सब अगर हम देख रहे हैं, ये जो लाइन खींचा हुआ ये सब क्या बता रहा है, ये एक जगह है जहां पर मान लेते हैं कुछ स्पीड है, ये u स्पीड इधर से इधर बढ़ रहा है ना, मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इस समय में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इतना फ्रैक्शन ऑफ, जब टेम्परेचर T1 था तो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुआ हमारा, मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ज्यादा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का, इतने नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल जो है इस स्पीड को फॉलो कर। और जब T2 टेम्परेचर T2 कर दिया हमने, तो बस इतना ही मॉलिक्यूल है ना, ये एरिया देखिए, बस इतना ही मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस स्पीड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं T2 इज ग्रेटर देन T, है ना, कंफ्यूज ना हो। टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा, इसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड को तो हम यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ये यही चेंज हो रहा है। तो जो ये वाला पोजीशन हुआ हमारा, जो पिक, एक ऐसा स्पीड है ना,
इस स्पीड को अगर हम आगे लेके आएंगे किस जगह है, तो ये स्पीड मान के चलते हैं हम लोग, हमको मिला। ये स्पीड में हम क्या देख रहे हैं, जब टेम्परेचर T1 है तो इस स्पीड में इसको हम लाते हैं U1, सबसे आसानी। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस स्पीड को गेन कर रहा है ना, इस टेम्परेचर में, पार्टिकुलर इस टेम्परेचर में। जब टेम्परेचर कम है तो यहाँ, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, हमारा जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसी स्पीड को गेन कर रहा है वो U2 है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि किसका स्पीड ज्यादा है, U2 का या U1 का, तो हम क्या देख रहे हैं, स्पीड जो है इधर से इधर बढ़ रहा है, तो U2 का स्पीड ज्यादा है ना, ये दिख ही रहा है, U2 का स्पीड ज्यादा है U1 से। इसका मतलब जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो हाई स्पीड से पास होता है, और जब टेम्परेचर लो रहता है तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रहता है वो लो स्पीड से पार होता है ना। अगर आप कहेंगे कि इस हाई स्पीड में टेम्परेचर 2 जब है, जब ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा मॉलिक्यूल पार हुआ, लेकिन उसी समय में जब आप देखेंगे, मतलब इसी स्पीड में अगर आप टेम्परेचर 1 में कितने मॉलिक्यूल गया देखेंगे तो देखिएगा कि इतना ही गया है ना। अगर इसका एरिया निकालेंगे यहाँ से तो यहाँ कम मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पे देखिए ज्यादा मॉलिक्यूल होगा इसका T2 टेम्परेचर का। साफ साफ यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हाईएस्ट स्पीड को गेन करेगा, ठीक है। और टेम्परेचर जब कम रहेगा तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, जो ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो लीस्ट स्पीड को गेन करेगा, है ना, मतलब कम स्पीड से जाएगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, या फिर वीडियो को 2 बार देखिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो दिमाग में रहना चाहिए कि इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड का अगर सबसे इजी क्वेश्चन आपसे पूछा ऑब्जेक्टिव, तो यही पूछेगा कि ये पैराबोलिक है कि हाइपरबोलिक है। आप किस में करिएगा, पैराबोलिक है, क्योंकि ये इस तरह से उठ रहा है ना, दोनों ही T1 T2 दोनों ही। हमने इतना इसमें हमने उस तरह से ये नहीं कर पाया, और ये वाला नहीं होता है, ये वाला होता है। अगर स्ट्रक्चरली देगा तो इस तरह के ग्राफ को आप ये कीजिएगा, है ना, ऐसा वाला को नहीं कीजिएगा, ठीक है। हो गया ये। अब देखिए, मतलब पैराबोलिक इस जगह में होता है नियर, क्योंकि यहाँ यूज कर मैक्सिमम होता है, यहाँ शुरू होता है आपका 0 से, है ना, यहाँ से शुरू होकर के ये आगे चलते जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, है ना, हम लोग UMP की बात करेंगे, है ना, जो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, ये स्पीड क्या होता है, इसको लिख सकते हैं स्पीड पोसेस्ड बाई, कोई भी टेम्परेचर के लिए, चाहे T1 हो T2 हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग होगा ही, है ना। UMP क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा ही, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम क्या निकालते हैं, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस स्पीड को अटेंड करता है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर T1 है तो किस जगह में है, अगर हम आपसे सिंपल ऐसे पूछेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो किस जगह है, तो आप कहेंगे कि इस जगह पे। इसको आगे बढ़ाइए, कौन सा स्पीड को फॉलो कर रहा है, U1 को कर रहा है। अगर हम बोलेंगे टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, T2 कर दिया, अब आप बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किस जगह पे, आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे, है ना, क्योंकि इधर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ। तो इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये U2 स्पीड को फॉलो कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जा रहा है ना। तो इसका मतलब सिंपल है, RMS भी बढ़ेगा, MP भी बढ़ेगा और एवरेज भी बढ़ेगा। तीनों स्पीड जो है ये टेम्परेचर के साथ तीनों बढ़ जाएगा, है ना। तो ये टेम्परेचर से रिलेशन है। तो इस क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, स्पीड पोसेस्ड बाय, है ना, स्पीड पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। तो स्पीड पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जहां मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड को गेन कर रहा है वही उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हुआ, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको देखिए, जो ये है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, √2RT/m। बस ये सब ध्यान में रखिएगा, आपको प्रॉब्लम यहां से सॉल्व होगा, है ना। आपका 2 कांस्टेंट, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर, और M क्या है, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट मास ऑफ, इस बॉक्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल है सब मॉलिक्यूल का मतलब कोलेट करके एक साथ जो मास है वो है। तो इसको अगर आप कहेंगे कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अगर आपको निकालना है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अगर निकालना है तो आप
2 और यहाँ पर कर सकते हैं के टी बटे स्मॉल एम। ये एम क्या है? अब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। और के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर वही है, तो चेंजेस कुछ नहीं हुआ है ना। आर की जगह में आपने के कर दिया और एम की जगह में एम। तो ये कैसे चेंजेस हुआ ये आप खुद बना लीजिएगा, है ना। हम आपको वैल्यू दे देते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर क्या रहता है आपका? आर बटे एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरा एम ईच मास, है ना। मॉलिक्यूल का एक एक मॉलिक्यूल का मास को अगर हम इस एन के टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम आता है। तो आप क्या कीजिएगा, आर की जगह में आर बराबर क्या हो जाएगा तब? के इंटू एन। तो यहाँ पर के इंटू एन कीजिएगा और एम की जगह में क्या कीजिएगा? एम इंटू स्मॉल लेटर एम इंटू एन। तो एन और एन कट जाएगा तो अब क्या बचा? ऊपर में के और नीचे में स्मॉल लेटर एम, तो इसलिए ये आ गया, है ना। तो समझ के रखिएगा, ये कैपिटल एम क्या है? पूरे सब मॉलिक्यूल का जो मास है, इस बॉक्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है, सारे मॉलिक्यूल का जो मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है। और जो स्मॉल एम है ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला को इसमें बैठाएंगे तो ये वाला आपको निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। अगर एक एक मॉलिक्यूल का पूछेगा तो इस तरह से बनाएंगे, और अगर आपसे पूछेगा कि कंप्लीट इतने सारे गैस है, इतने नंबर ऑफ मोल गैस है, ये है, उसके बारे में निकालना है, तो इस फॉर्मूला में बैठा के निकालिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए हो गया। अब हम लोग ग्राफ को और अच्छे से जानते हैं ना कि क्या है। उसके बाद आरएमएस और एवरेज वेलोसिटी तो बहुत इजी है, वो तुरंत निकाल देंगे। मेन आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इस ग्राफ में जो पॉइंट है उसको देखते जाते हैं हम लोग पॉइंट वाइज, है ना, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाला। तो जैसे पहला पॉइंट है ना, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो कहाँ है हमारा? वाई डायरेक्शन में, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है हमारा, है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या तो वो, है ना, हैविंग आइदर वेरी लो स्पीड, है ना, वेरी लो स्पीड, या फिर हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड, ठीक है, वेरी हाई स्पीड। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आइदर वेरी लो स्पीड और वेरी हाई स्पीड, है ना। कैसे? जब वो स्मॉल नंबर में होगा। कब? जब वो स्मॉल नंबर रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जब स्मॉल नंबर रहेगा। देखिए कैसे इस स्टेटमेंट को देखिए, यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉल नंबर है। यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉल नंबर। अगर आप देखेंगे तो ये इसी लेवल में आ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पे कम है, यहाँ पर भी कम है ना, दोनों जगह में कम है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? या तो वेरी, ये आपका क्या हो गया? ये जो यू हो गया आपका, ये बहुत कम स्पीड हुआ, और यहाँ पे जो यू आ रहा है ये बहुत ज्यादा स्पीड हो गया। तो यही स्टेटमेंट कर रहा है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम रहेगा वो या तो बहुत ही कम स्पीड से जाएगा या तो बहुत हाई स्पीड से जाएगा, है ना। ये बीच में जो है ये तो इन बिटवीन हो गया, है ना। या तो कम स्पीड में जाएगा एकदम, या तो एकदम हाई स्पीड में जाएगा, जो मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमारा है ना, आइदर वेरी लो स्पीड और वेरी हाई स्पीड। जो वो हमारा क्या है? बहुत ही कम नंबर है। बाकी जो है वो हमारा उस रेंज के बीच में आएगा ना, दोनों वेलोसिटी के रेंज में बीच में आएगा ना। अब दूसरा, अब चाहे T1 हो और T2 हो, दोनों का अगर हम एरिया निकालेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो वो सेम होगा। ये क्या बता रहा है? पॉइंट नंबर 2, ये T1 का अगर हम एरिया निकालेंगे कि इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल, अगर हम इसको ऐसे घेरते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को गिन रहे हैं, और इसको अगर हम घेरते हैं, T2 का ग्राफ को अगर घेरते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं, दोनों सेम होगा। बस यहाँ हो क्या रहा है? जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो गया? हाई स्पीड की तरफ बढ़ गया, है ना। जब टेम्परेचर कम था तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या है? वो लो स्पीड की तरफ हो गया। ये सिंपल वैसा ही है। एक कंटेनर में गैस है, ठीक है, आप उसमें टेम्परेचर लो है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? धीरे धीरे मूव करेगा, ऑब्वियसली। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और धीरे धीरे मूव करेगा तो प्रेशर भी कम होगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया आपका? वहां पर उसका रैंडमनेस बढ़ गया, उसका मूवमेंट जो फास्ट हो गया। वही है ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड, है ना। तो देखिए वो यहीं पे दिख रहा है, जब टेम्परेचर कम है तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है वो कम स्पीड पे है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो इस रेंज पे आ रहा है। यहाँ पे इस रेंज पे था ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल, यहाँ इस रेंज पे, तो शिफ्ट कर गया ना स्पीड।
ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये और शिफ्ट होगा, ठीक है, समझ में आया? तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ये शिफ्ट होते जाएगा, करेक्ट। कहाँ थे? हाँ, अब ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, क्योंकि ये होता क्यों है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, 1/2 mv²। यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रहा है, साथ में मास भी इंक्रीज हो रहा है, तब अब हमको टेम्परेचर के साथ साथ मास फैक्टर को भी लेके चलना होगा, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो गया ना, mv², करेक्ट। तो इसीलिए ये स्पीड बढ़ने का कारण जो है, हमने इसको ये भी प्रूव करता है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर हम टेम्परेचर T1 से T2 में जाते हैं, जो कि T2 ज्यादा टेम्परेचर है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी T1 के लिए कम होगा, काइनेटिक एनर्जी T2 के लिए फिर ज्यादा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे रखेंगे। अब ये मास के साथ कैसे रिलेट होता है ना, मास के साथ कैसे रिलेट होता है वो देखना होगा हमें, है ना। ये फैक्टर को क्या होना है, मास। तो जब हमने ये इसका फॉर्मूला लिखा है, इसको हम वापस वहां लिख देते हैं। हम ये वाला लिख रहे हैं, ईच मॉलिक्यूल वाला हम लिख रहे हैं, ना, तो आपको ज्यादा आसानी होगा। ये mp = √2, है ना, kT/m। अब देखिए m कहाँ है, नीचे में, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ है, ऊपर। तो जब हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, बाकी सबको अगर हम कांस्टेंट रख लिए तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है हमारा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, वही हो रहा था ना कि टेम्परेचर इंक्रीज किए तो देखिए ये बढ़ गया, U1 से U2 चला गया, वही हुआ। उसी तरह इसी फॉर्मूला में अब हम मास के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो ये mp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, है ना। इसका मतलब मास अगर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, समझ में आ रहा है। मास अगर बढ़ेगा तो ये घट रहा है, मास घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे एक H2 वर्सेस Cl2, है ना, H2 वर्सेस Cl2, अभी तक जो ले रहे थे वो एनसीईआरटी से नहीं था, लेकिन एक ग्राफ हम एनसीईआरटी से उठाएंगे, वो बहुत अच्छा दिया हुआ है वहां पे। H2 का और नाइट्रोजन और Cl2, सॉरी, वैसे H2 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिया हुआ है आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कैसे दिया है, एकदम मास। आपको हम अगर ये बनाते हैं, ये हम सोचे थे क्वेश्चन के तौर पे पूछेंगे, लेकिन ये एक हो गया और दूसरा हो गया आपका, तो ये ऐसे जाएगा, है ना, नीचे नहीं सटेगा, ये हो गया। तो ये मान लेते हैं हमारा A है, ये हमारा B है। मतलब A किसका है, ये हमारा A का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और ये B का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक है। अब आप हमको बताइए इसमें से नाइट्रोजन कौन सा है, क्लोरीन कौन सा है। A नाइट्रोजन का है कर्व या B नाइट्रोजन, ऐसे क्वेश्चन आपको रहेगा, है ना। A कौन सा कर्व, ये आपका है स्पीड का, और इधर हो गया आपका जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये आपका एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुआ, ये आपका एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। तो मतलब जब A में रहेगा तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है इसका स्पीड कम है, जब B में रहेगा तो इसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा है। तो अब आप देखिएगा इस दोनों में किसका ज्यादा हो सकता है, तो अब निकालिए। तो ये सिंपल है ना, अब इसको सिंपली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मास ज्यादा होगा तो ये घटेगा। अब नाइट्रोजन का मास ज्यादा है कि Cl2 का ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है ना। अगर मास के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन से ज्यादा क्लोरीन का मास है, तो इसलिए VMP जो है हम देख रहे हैं क्या है हमारा, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसका मास ज्यादा होगा उसका ये कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, VMP किस रिस्पेक्ट में होगा, N2 का ज्यादा होगा क्लोरीन से, क्योंकि मास जितना ज्यादा है वो उतना कम होगा, है ना, और मास जितना कम है वो उतना ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन का कम है इसलिए उसका स्पीड ज्यादा होगा। इसका मतलब जो हमारा B ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है नाइट्रोजन का, और जो A ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्लोरीन का। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना। अगर हम यहाँ नाइट्रोजन के बदले में हाइड्रोजन भी रख देते ना, लेकिन आप वहाँ एनसीईआरटी से कंपेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए हम नहीं रखे। अगर यहाँ हाइड्रोजन भी रख देते तो कर्व नहीं चेंज होता, B आपका हाइड्रोजन के लिए होता और A आपका क्लोरीन के लिए होता। तो ये मास रिलेटेड कब, जब टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा, इसको भी दिमाग में रखेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो ये कर्व देगा, ये समझ में आया। एक और कर्व हमको बहुत अच्छा लगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये हम डिस्कस करना चाहते हैं।
ये है, ये क्वेश्चन के तौर पे है कि ये है एक, और दूसरा है आपका ये ऊपर ही रहेगा हमेशा, ठीक है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा। ये एक कर्व हो गया, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये हो गया स्पीड, है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, और ये स्पीड। अब ये इसका मोस्ट प्रोबेबल हो गया ए का, और ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल बी का, ठीक है, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। अब आपको बताना है ना, इसमें से ऑक्सीजन का कौन सा है, ठीक है, मतलब नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था। अच्छा, यहाँ ऐसे बता दिया, और SO2 का कौन सा, ये आप इजीली बता सकते हैं ना, हम क्वेश्चन को घूम गया, इसमें बता सकते हैं O2 का कौन सा है, SO2 का कौन सा है। ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा है, इसका कम है, तो इसका मास ज्यादा है तो इसका कम होगा, तो यानी कि ये हमारा A है, ये पार्ट, और ये हमारा B है, ठीक है। अब आप हमको बताइए कि इसका कर्व कैसा हो सकता है कि O2 का जो है हमने जो वॉल्यूम है उसको हमने क्या कर दिया, O2 का वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया, मतलब 2O2 कर दिया, और हमने ले लिया दूसरा ए में हमने क्या कर दिया, दो गैस का मिक्सचर लिए, एक O2 का और एक SO2 का। इसी क्वेश्चन में O2 को हमने डबल कर लिया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है वो T ही है। बी में हमने क्या किया, उसी गैस मिक्सचर में हमने क्या लिया, SO2 लिया, ठीक है, SO2 लिया, और हमने इसका टेम्परेचर को क्या कर दिया, डबल कर दिया। समझ में आ रहा है, जो O2 है उसको इसी टेम्परेचर में रन कराए हम, अलग अलग ग्राफ बनाए, O2 को हमने इसी टेम्परेचर पे रन किया, तो इसका VMP क्या आएगा, और B को हमने क्या किया, डबल नहीं किया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया, यहाँ टेम्परेचर डबल नहीं किया, यहाँ टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया T में, तो इसका VMP क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। अब आपका ऑप्शन ये है कि क्या दोनों का VMP सेम होगा, क्या VMP इसका हाफ होगा, इसका डबल होगा, क्या इसका VMP ज्यादा होगा, इसका कम होगा, या ये इसका VMP ज्यादा होगा, इसका कम होगा, है ना। तो ये जब चार तरह का ऑप्शन बनता है कि ये मान लेते हैं ये A का है, तो ऑप्शन A है आपका, A VMP is greater than B VMP। ऑप्शन B, A VMP is equal to B VMP। ऑप्शन C, A VMP is lesser than B VMP। ऑप्शन D, A VMP to A VMP equal to B VMP, है ना, ये एक क्वेश्चन है, करेक्ट। और हम चाहेंगे इसका आंसर आप हमको व्हाट्सएप में दें, क्योंकि हम व्हाट्सएप का फैसिलिटी में आपको क्वेश्चन का डाउट का आंसर देने के लिए रखें, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए इवनिंग तक, है ना। हो सकता है जिसने जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे वो रिकॉर्डिंग में भी देखने के बाद हमको इसका आंसर देंगे, करेक्ट। हम चाहते हैं इसका आंसर आप दें, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, दो गैस है A और B, A में O2 है जिसको मैंने डबल कर दिया, 2O2 कर दिया, लेकिन टेम्परेचर हमने टेम्परेचर T ही रखा। B में हमने क्या किया, SO2 लिया और उसका टेम्परेचर को जस्ट A का डबल कर दिया, है ना, 2T कर दिया। अब दोनों का VMP आप निकालना है, तो ये चार ऑप्शन है, और इसमें से आपको हमको बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन हमको चाहिए व्हाट्सएप में आज, ठीक है। तो ये अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS और एवरेज स्पीड, है ना। तो जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से पहले एवरेज स्पीड को कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड का ही स्क्वायर में हम लोग रूट मीन स्क्वायर, तो एवरेज, है ना। एवरेज हमको पता है कि जैसे इस बॉक्स में बहुत सारा मॉलिक्यूल है, सपोज ये बॉक्स है, इसमें क्या है, हमारा बहुत सारा मॉलिक्यूल है, सबका अलग अलग स्पीड है ना, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं U1 U2 U3 ऐसे करके, अगर n नंबर है तो हमारा कहाँ तक जाएगा, UN तक जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, तो U1 प्लस U2 प्लस U3, है ना, सबका स्पीड प्लस, और प्लस कहाँ तक, UN तक, और डिवाइडेड बाई फिर क्या होगा, हमको तो अगर 3 है तो डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, तो यहाँ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा n, है ना। एक तो ये हो गया नॉर्मली, लेकिन अगर आपको मतलब फॉर्मूला इस तरीके से दे कि आप इसको निकालें, इस U एवरेज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, U एवरेज, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं U एवरेज को, चाहे इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, एक ही बात है। तो U एवरेज, है ना, ये मीन वैल्यू हुआ, है ना, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 RT बटे पाई M, है ना।
या फिर इसको और एक फॉर्मूला से, और इसको कैसे सॉल्व करना है हम ऑलरेडी बता दिए थे, KT बटे पाई M, ये हमने बता दिया था कि कैसे सॉल्व करना है ना। ये M क्या है आपका, पूरे सारे गैस मॉलिक्यूल का मास है, R गैस कांस्टेंट है, यहाँ K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये M क्या है, इंडिविजुअली एक एक मॉलिक्यूल का मास है। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दे एक एक मॉलिक्यूल का और कहे तो अब इसको लगाएंगे, अगर टोटल का मास दे दे तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड का, ठीक है। उसी तरह रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है आपका, ये RMS है ना, अगर इसका आप निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर है ना, तो इसका अगर आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, इसका वैल्यू पहले तो इसका एवरेज का निकालिए, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर आएगा। सॉरी, क्योंकि इसको मिटाने दीजिए, क्योंकि एक बार में नहीं निकालेंगे हम लोग इसको हेडिंग डालते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। इसको मान के रूट मीन स्क्वायर मतलब रूट रहेगा, मीन का, सबका मीन का रूट और उसका स्क्वायर स्पीड है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो ये एवरेज निकला है, इस एवरेज को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब स्क्वायर का एवरेज ले लीजिए, इसलिए ये लगेगा नहीं, ये ऊपर में लगेगा है ना। मतलब पहले तो स्क्वायर कर लिए सबको और उसका एवरेज निकालें, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी मॉलिक्यूल में जो अलग अलग है उसको जैसे U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस चलते गया और फिर UN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा RMS है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में, तो ये अंडर रूट चला जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ 3 ठीक तो था, 3 स्क्वायर और फिर प्लस चलते जाएगा और प्लस U स्क्वायर n टाइम्स डिवाइडेड बाई n है ना। अगर इंडिविजुअली दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला और भी है RMS है ना, ये आपका मीन था, सारे स्क्वायर का मीन था है ना, ये RMS है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, अंडर रूट, देखिए ऐसे, ये जो आपने निकाला था ना अभी स्क्वायर का जो मीन निकाला था, इसको अंडर रूट करना। अब ये स्क्वायर का मीन कौन सा है, यही सब, और उसके ऊपर में हमने रूट लगा दिया। तो इसको और लिख सकते हैं हम लोग कैसे, URMS मतलब URMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3RT बटे M। इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो पूरे गैस का एक साथ मास दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब इंडिविजुअली रहेगा तो 3KT बटे M, ये इंडिविजुअल मास के लिए। तो हर को अगर एक जगह पे आप लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल को अगर आप लिखेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को अगर आप लिखेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे, सबको अगर एक जगह आप लिखेंगे तो आपको मतलब कि क्या होगा, मतलब इजीली मिल जाएगा कि क्या ये आएगा। अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे है ना, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में एक ही आएगा, तो जैसे इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा, ये 2RT बटे M। अगर हम इसको लिखेंगे एवरेज को, ठीक है, तो एवरेज को क्या लिख रहे हैं हम, 8, सॉरी यहाँ R नहीं लगेगा, स्मॉल m लगाएंगे तो यहाँ K लगेगा है ना, ये आप लोग भी करेक्ट कर सकते हैं, 8KT बटे पाई M। और जब हम लोग लिखेंगे इसको RMS को, तो क्या आएगा, 3KT बाई M। अब आपका क्वेश्चन आता है कि तीनों का रेशियो क्या होगा है ना, ये कभी कभी पूछ देता है, तो ये यहाँ पर हम बना देते हैं तीनों का रेशियो। ये पूछता है कि सबसे पहले तो ज्यादा कौन सा हो गया, तो URMS सबसे ज्यादा होता है स्पीड, फिर आता है आपका एवरेज, फिर आता है आपका मोस्ट प्रोबेबल। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस ग्राफ में, कोई सा भी ग्राफ ले लीजिए, सबसे इजी आसान साफ सुथरा ग्राफ ये दिख रहा है, अगर हम इसको लेके कोई भी एक ले लेते हैं, ये अगर हमारा मोस्ट प्रोबेबल है जहां पर मैक्सिमम है, तो उसके बाद वाला जो आएगा और उसके बाद वाला जो आएगा है ना, ये अगर मोस्ट प्रोबेबल के लिए है ना, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबल के लिए अगर आया हमारा, क्योंकि इधर हमारा बन रहा है ना, स्पीड हमारा इधर बन रहा है, ये अगर मोस्ट प्रोबेबल के लिए हो गया, तो सेकंड वाला जो है ये एवरेज के लिए होगा और थर्ड वाला होगा RMS के लिए होगा है ना। तो ग्राफिकल अगर पूछेगा तो इस तरह से आंसर कीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। और अगर आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज मतलब रेशियो क्या होगा, तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो U जो छोटा है वो सबसे पहले होगा is to है ना, तो क्या होगा तीनों का रेशियो,
अगर आप निकालेंगे तो इसको आप जो सबसे कम है इसको 1:2, ये कितना हो जाएगा 1.28, ये क्या हो जाएगा 1.128 होता है, सॉरी 1.128, और ये हो जाता है 1.224, ये रेशियो हो जाता है ना। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हमने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। इस गैसेस स्टेट में आपका और कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट तब हम लोग इनऑर्गेनिक को शुरू करेंगे, है ना। कोई डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा व्हाट्सएप में। हम एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये क्वेश्चन हम शेयर कर देते हैं, है ना। और लेकिन व्हाट्सएप में फिर हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। आप इसको जो देखेंगे इसको आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमको व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।